आग के बेटे चैप्टर 2। उनके देखते देखते पहले उन पांचों में से एक के कंठ से भयानक चीख निकली। ऐसी चीख मानो किसी ने उसे गोली मार दी हो, जबकि उसे किसी ने मारा नहीं था। अभी वे आश्चर्य के सागर से निकल भी नहीं पाए थे कि उस समय तो उनके आश्चर्य में चार चांद लग गए, जब दूसरा भी उसी प्रकार भयानक चीख के साथ ढेर हो गया। इसके बाद तो जैसे सभी को ये बीमारी चढ़ गई। नंबरवार सभी चीखे और कीचड़ में गिरकर ठंडे हो गए। वहाँ सिर्फ वे दो ही जीवित थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि क्या तुम बता सकते हो कि ये सब कैसे मर गए। अभी वे एक दूसरे को देख ही रहे थे कि गली से बाहर उन्होंने मिलिट्री के जवानों में कुछ हलचल हलचल सी अनुभव की। इस हलचल के उत्पन्न होते ही उस समय विजय की खोपड़ी घूम गई, जब अंधेड़ का एक शक्तिशाली घूसा उसके जबड़े पर पड़ा। वह क्योंकि इस घूसे के लिए तैयार न था, अतः धड़ाम से कीचड़ में जा गिरा। तभी उस अंधेड़ ने उसकी पीठ पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। विजय के कंठ से एक चीख निकल गई। वह कराह कर एक ओर को पलट गया। तभी गली में भारी कदमों की आवाज़ें गूंजी, जो निरंतर निकट आती जा रही थीं। अचानक अंधेड़ ने भयानक फुर्ती का परिचय देते हुए रघुनाथ के बाथरूम में जंप लगा दी। विजय भी फुर्ती के साथ उस ओर लपका, किंतु उसी क्षण दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। तभी भागते हुए मिलिट्री के 3 जवान वहां पहुंचे। 6 लाशों को देखकर चौंके और अगले ही पल उनकी टॉमी गन विजय की ओर तन गई। किंतु विजय शीघ्रता से बोला, अबे अबे ठहरो प्यारे जवानों, कहीं हम ही खुदा को प्यारा न कर देना। इन छाओं का हत्यारा तो सुप्रिंटेंडेंट की कोठी में है, मेरे साथ आओ। तभी ठाकुर साहब वहाँ आ गए। विजय को देखते ही बुरी तरह चौंक कर बोले, तुम यहाँ? यस डैडी। विजय स्वयं को संभाल कर बोला, इनका हत्यारा रघुनाथ की कोठी में गया है, जल्दी से कोठी को घेर कर उसे गिरफ्तार कीजिए। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही पूरी कोठी में उस रहस्यमय अंधेड़ व्यक्ति की तलाश होने लगी। अधिक देर नहीं लगी, शीघ्र ही वह अंधेड़ चमक गया। किंतु उफ, भयानक खतरा! अंधेड़ व्यक्ति ने बाथरूम में प्रविष्ट होते ही फुर्ती के साथ दरवाज़ा अंदर से वोल्ट कर दिया। एक क्षण भी उसने व्यर्थ नहीं किया, किंतु तुरंत ही उसने कोठी के अंदर का बाथरूम का दरवाज़ा खोला। किंतु दरवाज़ा खोलते ही विकास उसके सामने आ गया। एक क्षण के लिए तो वह चौंका और अगले ही पल उसने विकास को दबोच लिया। विकास ने कई हुनर दिखाए, किंतु उस व्यक्ति के सामने सब असफल सिद्ध हुए। अचानक अधेड़ ने रिवॉल्वर निकालकर विकास के माथे से सटा दी और धीमे किंतु खतरनाक स्वर में घुर्राया, अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो गोली मार दूंगा। विकास एकदम ढीला पड़ गया। उसका तना हुआ जिस्म एकदम साधारण स्थिति में आ गया। वह व्यक्ति बड़ी फुर्ती से अपना कार्य कर रहा था। उसने तुरंत ही विकास को कुछ इस प्रकार से उठा लिया कि विकास कोई हरकत न करे, और रिवॉल्वर उसके सिर से सटाए वह छूती के साथ कमरे से बाहर की ओर भागा। अभी वह कमरे से बाहर ही निकला था कि ठिठक गया। उसके सामने मिलिट्री के जवान थे। उसे देखकर ठिठके वे भी गए, किंतु जब तब उनके हथियार तन थे। उससे पूर्व ही अधेड़ फिर गुर्राया, कोई गन न चलाए वरना इस बच्चे की जान ले लूँगा। मिलिट्री के जवान ठिठक गए। उसके आदेश पर उन्हें हथियार डालने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बीच विकास ने भी निकलने का प्रयास किया था, किंतु अधेड़ व्यक्ति आवश्यकता से कुछ अधिक ही चालाक था, जिसके सामने उनकी एक न चली। इस समय उस अंधेड़ की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। तभी वहाँ विजय, रघुनाथ और ठाकुर साहब इत्यादि आ गए। उन्होंने अभी कुछ कहना चाहा था कि अधेड़ की उंगलियों की पकड़ रिवॉल्वर पर कुछ सख्त हो गई और भयानक स्वर में वह गुर्राया, खबरदार कोई ना हिले वरना इस बच्चे की मौत। सभी ठिठक कर रह गए। किसी का साहस ना था कि विकास को इस तरह मौत के मुंह में देखकर भी कोई गलत हरकत करने जैसी मूर्खता करे। अब सब ठिठक गए। सब अपने अपने हथियार गिरा दें, उसने गुर्राकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी। सभी उसकी आज्ञा पालन के लिए बाध्य थे। अतः विजय, रघुनाथ और ठाकुर साहब सही सबने हथियार डाल दिए। अंधेड़ के मोटे व काले होंठों पर विजयात्मक मुस्कान दौड़ गई। मिस्टर, वह विजय की ओर उन्मुख होकर बोला, कहीं तुम विजय तो नहीं? ठीक पहचाना प्यारे, हम ही विजय हैं। लेकिन इस बेहुदा हरकत और इन सवाल जवाब का क्या मतलब? और प्यारे खूसट मियाँ, अंतिम बात यह कि तुम कौन हो? विजय अजीब ढंग से मुस्कुराकर बोला, तुमसे हिसाब बाद में होगा, इस समय तो यहाँ से निकलना है। अंधेड़ विजय को घूरता हुआ बोला, कहो प्यारे लाल, कैसा हिसाब? विजय अभी आगे कुछ कहने ही जा रहा था कि वह फिर गुर्राया है, बको मत, मुझे यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाओ। स्थिति कुछ ऐसी थी कि विजय कुछ भी करने में असमर्थ था, अतः उसे बाहर का रास्ता दिखाने लगा। ठाकुर साहब, विजय, रघुनाथ और विकास इत्यादि के अतिरिक्त अन्य सभी अवसर की तलाश में रहे, किंतु वह अधेड़ आवश्यकता से अधिक चतुर और सतर्क था। तभी तो उसने किसी को भी कोई अवसर नहीं दिया, और अंत में इतने सख्त पहरे के बावजूद भी वह एक पुलिस जीप के निकट पहुंच गया। जीप के निकट वह कुछ देर ठहरा और फिर चेतावनी भरे लहजे में ज़ोर से चीखा, अगर जीप के चलने पर किसी ने भी जीप पर फायर इत्यादि किया अथवा किसी अन्य ढंग से मुझे रोकने का प्रयास किया तो मैं इस बच्चे को लाश में बदलने में ज़रा भी नहीं हिचकूंगा। वास्तव में अंधेड़ व्यक्ति ने धमकी ही ऐसी दी थी कि कोई भी कुछ न कर सका। उसने स्वयं जीप स्टार्ट की
और विद्युत गति से जीप रिक्त सड़क पर दौड़ा दी। सभी बेबस सी निगाहों से जीप के पिछले भाग को देखते रहे। जीप में एक रहस्यमय अपराधी विकास को लेकर खतरनाक पहरा होते हुए फरार हो रहा था। विजय ये भी न जान सका कि यह अंधेड़ था कौन। उसके बाद तब जबकि जीप आंखों से ओझल हो गई, पुलिस और मिलिट्री के ट्रांसमीटर और टेलीफोन घनघनाने लगे। समस्त शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई, किंतु कोई लाभ नहीं। जीप की खोज जोर शोर से जारी हो गई। लगभग आधे घंटे बाद एक निर्जन स्थान पर वह जीप मिल गई और मिल गया विकास, जो बेहोश जीप की पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। किंतु अंधेड़ गधे के सिर की किंतु अंधेड़ गधे के सिर से सींग की भांति गायब था। रहस्य में अंधेड़ वास्तव में सबके लिए एक रहस्य बनकर रह गया था। जब विकास को होश आया तो उसने कोई विशेष बात न बताई, सिर्फ इतना बताया कि उस अंधेड़ ने उसके गले की नस दबाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वह ना जाने कहाँ चला गया। इस घटना ने समस्त राजनगर को चौंका कर रख दिया, क्योंकि रैना के अपहरण के स्थान पर विकास का अपहरण हुआ था, लेकिन वह भी अधूरा। पुलिस इस पहेली को न सुलझा सकी। पुलिस ये भी नहीं जानती थी कि उनको विकास के द्वारा अप्रैल फूल बना दिया गया था, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई पत्र प्राप्त न हुआ था जैसा विजय ने विकास को लिखने को कहा था। ये एक अन्य रहस्य भरी बात थी। विकास इस समय विजय की कार की डिग्गी में था। कार विद्युत गति से अनजाने लक्ष्य की ओर अग्रसर थी। आज रविवार होने के नाते विकास के कॉलेज का अवकाश था, अतः वह विजय से मिलने उनकी कोठी पर पहुंचा। उस समय विजय कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। विकास का दिमाग का शरारती कीड़ा कुलबुलाया, अतः वह स्वयं को छिपाकर अपने झकझकिया अंकल की प्रत्येक हरकत देखने लगा। विजय विकास की उपस्थिति से एकदम अनभिज्ञ था, अतः वह मस्ती में सीटी बजाता हुआ उंगली में कार की चाबी घुमाता हुआ गैरेज तक आया। गैरेज से कार निकाल कर चला, किंतु इसका क्या किया जाए कि विकास तब तक कार की डिग्गी में स्वयं को सुरक्षित कर चुका था, और तब से अब तक वह डिग्गी में था। कार विद्युत गति से फर्राटे भरती हुई निरंतर अग्रसर थी। कार का लक्ष्य क्या है, इस बात से विकास बिल्कुल अनभिज्ञ था, किंतु वह भी मस्त बैठा था। सांस लेने के लिए उसे पर्याप्त वायु की प्राप्ति होती रही, इसलिए उसने डिग्गी में एक झिर्री उत्पन्न कर दी थी, जिसमें आँख सटाकर कभी कभी वह बाहर का दृश्य भी देख लेता था। इस समय जब उसने देखा तो अनुभव किया कि कार किसी सुनसान सड़क पर दौड़ रही है, क्योंकि इस सड़क पर आवागमन अत्यधिक कम था। कभी कोई भूला भटका वाहन गुजर जाता। निश्चित तो विकास कुछ नहीं कह सकता था, किंतु इतना अनुमान उसने अवश्य लगा लिया था कि कार लगभग 30 मिनट पश्चात थम गई। कुछ देर तक विकास शांत बैठा रहा और फिर डिग्गी से बाहर झाँका। अवसर अच्छा था, अतः डिग्गी से निकलकर एक और को रेंग गया। न जाने इस समय उसके दिमाग में ये कौन सा कीड़ा कुलबुला रहा था। उसने देखा, जहाँ कार खड़ी थी उसके दाईं ओर एक विशाल और सुंदर कोठी थी। उसने झाड़ियों से छुपकर देखा कि विजय उसी कोठी की तरफ बढ़ा। उस कोठी के मेन गेट पर एक पठान चौकीदार स्टूल पर बैठा था। विजय उस चौकीदार के निकट जाकर बोला, क्यों प्यारे लाल, क्या प्रोफेसर हेमंत अंदर है? यस सर, पठान ने स्टूल से खड़े होकर उत्तर दिया। उनसे मिलाने का क्या लोगे? विजय मुस्कुराकर मूड में बोला। अरे वल्लाह, हम रिश्वत नहीं लेता है। वह पठान थरथराती सी आवाज़ में बोला, आइए मेरे साथ आइए, यह समय उनका मेहमानों से मिलने का ही है। विजय मुस्कुराया और पठान के साथ चल दिया। इधर विकास दबे पांव स्वयं को छुपाता उनके पीछे चल दिया। जबकि वे एक गैलरी में पहुंचे, पठान विजय से बोला, इस कमरे में साहब है। उसका संकेत पास वाले कमरे की ओर था। तब ठीक है, विजय ने कहा और कमरे की ओर बढ़ गया। पठान वापस लौटने लगा। विकास ने फुर्ती और चतुरता के साथ स्वयं को छुपा लिया। मस्ती में झूमता हुआ पठान उसके निकट से गुजर गया, किंतु उसकी नज़र विकास पर नहीं पड़ी। उसके गुजरने के बाद विकास ने झाँक कर विजय की ओर देखा, जो उस कमरे की घंटी बजा रहा था। तभी दरवाज़ा खुल गया। विजय की आवाज़ विकास के कानों तक पहुंची। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। अरे विजय बेटे, तुम आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? विकास के कान में प्रोफेसर हेमंत के ये शब्द पढ़े तो अवश्य, किंतु वह हेमंत को देख नहीं सकता था। तभी प्रोफेसर हेमंत आगे बोले, अरे खड़े क्यों? आओ अंदर आओ। विकास के देखते ही देखते विजय मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो गया। उसके अंदर प्रविष्ट होते ही विकास सावधानी के साथ अपने स्थान से हटा और फुर्ती के साथ दरवाजे तक पहुंचकर उसने की होल में आँख लगा दी। अंदर का सीमित दृश्य वह स्पष्ट देख रहा था। उसने देखा, प्रोफेसर हेमंत का ऊपरी शरीर अभी नग्न ही था। वे अपनी शर्ट पहन रहे थे, जिसकी वे अभी बाहें ही पहन पाए थे। हेमंत की पीठ को वह स्पष्ट देख सकता था। अगले ही पल हेमंत ने शर्ट पहनी। फिर हेमंत का सर विकास के कानों से टकराया। कहो, ठाकुर के क्या हाल हैं? प्रोफेसर हेमंत विजय से कह रहा था। उनके हाल तो आप ही मुझसे बेहतर जान सकते होंगे। वैसे इन आग के बेटों ने सभी के हाल खस्ता कर रखे हैं। विजय की मुस्कुराती सी आवाज़। विकास की छोटी बुद्धि ने उनकी बातों का यही परिणाम निकाला कि प्रोफेसर हेमंत उसके दादाजी यानी विजय के पिता, शहर के इंस्पेक्टर जनरल के पुराने मित्र हैं।
तभी तो उन्होंने मिलते ही ठाकुर साहब के हाल पूछे। उसके कान अभी भी अंदर ही लगे हुए थे। प्रोफेसर हेमंत कह रहे थे, ओह, तो अब समझा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। क्या समझ गए? विजय भी मुस्कुराकर बोला। विकास उनके वार्तालाप का एक एक शब्द सुन रहा था। यही कि तुम मेरे पास अपने मतलब से आए हो, और वह मतलब ये है कि तुम आग के बेटों के विषय में कुछ जानना चाहते हो। प्रोफेसर हेमंत हंसते हुए बोले, आप ठीक समझे। वास्तव में मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह कुछ भी नहीं बताने वाला। हेमंत बोला, पहले तुम्हें चाय पीनी होगी, उसके बाद इस विषय पर बातें होंगी। चाय तो हम भी पियेंगे अंकल। विकास की इस आवाज़ ने उन दोनों को चौंका दिया। विजय की आंख एक बार फिर आश्चर्य से फैल गई। उसे लगा कि किसी दिन ये लड़का उसके लिए भयानक खतरा बन सकता है। उसके मुख से अनायास ही निकला, यस अंकल। मैं यानी विकास। आप मुझे हर जगह देखकर हैरान क्यों हो जाते हैं? उछलता हुआ विकास उनके निकट आ गया। प्रोफेसर हेमंत तो अभी को समझ भी ना पाए थे, अतः वह मुंह बाए उस गोरे चिट्टे सुंदर लड़के को देख रहे थे और कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे। मियाँ दिल जले। विजय अपने आश्चर्य पर काबू पाते हुए बोला, तुम प्रकट ही ऐसी जगह होते हो कि बिना आश्चर्य किए ये बात कंठ से नीचे नहीं उतरती कि तुम यहाँ हो सकते हो। आप तो बेकार में आश्चर्य करते हैं अंकल। मैं तो आपको सिर्फ एक दिलजली सुनाने आया था। यहाँ आकर चाय की बात सुनी तो हमने भी चाय पीने के लिए कह दिया। शब्द कहते समय मानव विश्व की समस्त मासूमियत सिर्फ विकास के मुखड़े पर ही एकत्रित हो गई थी। विकास का मुखड़ा इतना मासूम था कि विजय के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वह प्रोफेसर हेमंत से बोला, इसे पहचाना आपने प्रोफेसर? उसका संकेत विकास की ओर था। नहीं तो भाई, कौन है? हमने इसे नहीं पहचाना। नहीं, हम इसे नहीं पहचाने। प्रोफेसर हेमंत कुछ उलझ से गए। आप पहचानते भी कैसे? आप कभी इसकी बर्थडे पर नहीं आए, वरना अधिकांश भारतीय ही नहीं विश्व के अधिकांश लोग इसे पहचानते हैं। विजय ने कहा, अरे, कहीं ये रघुनाथ का लड़का विकास तो नहीं है? प्रोफेसर हेमंत ने जैसे एकदम उसे एकदम पहचान लिया। ठीक पहचाना अंकल, विजय बोला। ये वही शैतान है। अब देखिए ना, मुझे मालूम भी नहीं और जनाब मेरी डिग्गी में बैठकर यहाँ तक आ गए। विजय विकास को घूर रहा था। अरे अंकल, विकास भी आश्चर्य के साथ बोला, आप तो जानते हैं कि मैं आपकी कार की डिग्गी में था। मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटे, मुस्कुराते हुए विजय ने कहा। विजय के उपरोक्त वाक्य पर न सिर्फ हेमंत और विकास ने ठहाका लगाया, बल्कि स्वयं विजय भी हंस दिया। ठहाका लगाने के बाद हंसते हुए प्रोफेसर हेमंत बोले, अब याद आया? ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कहीं देखा हो, अब पहचान लिया। तुम्हारा फोटो मैंने कई बार अखबार में देखा था। ये शब्द प्रोफेसर हेमंत विकास से कह रहे थे। मेरे ख्याल से मर्डरलैंड को और वहाँ की राजकुमारी जैक्सन को, जो कि विश्व के लिए खतरा बन चुकी थी, तुम्ही ने समाप्त किया था। यस दादाजी, आपने ठीक पहचाना। विकास उछलता हुआ बोला, अब क्या आप चाय नहीं पिलाएंगे? विकास की इस बात पर विजय और हेमंत दोनों ही हंस दिए। उसके बाद प्रोफेसर हेमंत ने अपने नौकर को चाय लाने का आदेश दिया। चाय आने तक विकास अपनी चटपटी बातों से उनको हंसाता रहा। कुछ समय बाद चाय आ गई। चाय की चुस्की लेता हुआ विजय प्रोफेसर हेमंत की ओर देखता हुआ बोला, क्यों प्रोफेसर, आपके ख्याल में ये आग के बेटे हैं क्या? विजय। हेमंत ने गंभीर स्वर में कहा, जिस दिन से आग के बेटे देखे गए हैं, अथवा जिस दिन से इनका आतंक राजनगर में फैला है, उसी दिन से मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते उनके विषय में काफ़ी सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये आग के बेटे लपलपाती हुई भयानक आग में जलते क्यों नहीं, जीवित कैसे रहते? ये सब क्या रहस्य है? अभी तक किसी परिणाम व निश्चय पर पहुँचने में असमर्थ हूँ, किंतु पूर्ण आशा करता हूँ कि शीघ्र ही मैं इस रहस्य की तह तक पहुँच जाऊँगा। वैसे मैंने आंशिक रूप से सफलता भी अर्जित की है, किंतु अभी विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि जो प्रयोग मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है। यह आंशिक सफलता क्या है प्रोफेसर? विजय ने प्रश्न किया। विकास इस समय एक गंभीर बालक की भांति उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था, किंतु न जाने कभी कभी वह प्रोफेसर हेमंत की ओर एक विशेष दृष्टि से देखता, ऐसी दृष्टि से जैसे हेमंत से पहले जन्म की शत्रुता रही हो। वह सफलता तुम्हें मैं अभी नहीं बता सकूंगा, प्रोफेसर हेमंत बोले। अभी संयम रखो। कल नहीं तो परसों तक मैं इस रहस्य तक पहुंच ही जाऊंगा और सारे विश्व को बता दूंगा। आग के बेटों को परास्त करने का वैज्ञानिक आविष्कार भी कर लूंगा, ताकि ये आग के बेटे अब अधिक समय तक आतंक न फैला सके। ये मैं विश्वास करता हूँ, प्रोफेसर हेमंत ने बताया। विजय जानता था कि अधिकांश वैज्ञानिक तब तक अपने रहस्य को किसी को नहीं बताते जब तक कि वे अपने आविष्कार को पूर्ण नहीं कर लेते। अतः वह चुप रह गया। चाय का अंतिम घूंट लेकर उसने कहा, अच्छा तो प्रोफेसर, मैं अब परसों आऊँगा। मैं आशा करता हूँ कि परसों तुम्हें मेरी सफलता पर हर्ष होगा, हेमंत गंभीर स्वर में बोला। अब आप ही लोग बात करते रहेंगे, अथवा मैं भी भाग ले सकता हूँ। विकास ने खाली कप मेज़ पर रखते हुए कुछ इस प्रकार कहा कि विजय और हेमंत हंसे बिना ना रह सके। किंतु अगले ही पल विकास अपनी प्यारी मासूम सी आंखों से हेमंत को खूंखार तरीके से घूरता हुआ बोला, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ बुड्ढे। उसके इस वाक पर दोनों इस प्रकार उछले मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। विजय को विकास की इस बेहूदगी पर अत्यधिक क्रोध आया। हेमंत का चेहरा भी कनपटी तक लाल हो गया।
वास्तव में यह विकास की अत्यंत ही बेहूदगी भरी हरकत थी, इतनी बेहूदगी भरी कि विजय विकास को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। प्रोफेसर से बोलने का भला ये क्या ढंग था? इससे पूर्व कि उन दोनों में से कोई कुछ कह सके, विकास ने एक अत्यंत अश्लील हरकत की। उसने कहा, टमाटर की तरह लाल क्यों हो जा रहे हो बूढ़े? तो मैं पहचान चुका हूँ। विकास विजय सख्ती के साथ बोला, यह क्या बेहूदगी है? वास्तव में अब वह विकास को क्षमा नहीं कर सकता था। अब विकास की हरकतें इतनी बढ़ती जा रही थी कि उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता था। प्रोफेसर का क्रोध भी सातवें आसमान पर पहुंचा। वे लगभग अपनी पूरी शक्ति से चीखे, ये क्या बदतमीजी! तुम अपने आप को विजय अंकल से छुपा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। विकास उसी प्रकार हेमंत को घूरता हुआ बोला। विकास विजय कर्कश शब्दों में चीखा। अब हरकत हद से अधिक बढ़ती जा रही है। जानते हो ये कौन है? ये जो भी है अंकल, लेकिन इनका जो रूप मैं पहचान गया हूँ उसे आप नहीं जानते। क्यों बे बूढ़े, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? एक बार फिर विकास ने वही बेहूदगी भरे शब्द बोले। अपना इतना अपमान प्रोफेसर हेमंत सहन न कर सके। उनका क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा और विकास को पकड़ने के लिए वे उस पर झपटे। किंतु तभी विकास ने अपने पैंट की जेब से न जाने क्या चीज़ निकाली और अपनी छोटी और गोरी हथेली के बीच में फंसाकर प्रोफेसर हेमंत के सामने अपनी हथेली कर दी। हथेली पर मौजूद वस्तु का विजय न देख सका। अगले क्षण उसने जो परिवर्तन महसूस किया, उससे उसकी भी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। प्रोफेसर हेमंत ने विकास की हथेली देखी। उसकी हथेली के बीच एक स्टार फंसा हुआ था। यह कोई विशेष स्टार नहीं था, बल्कि साधारण सिगरेट के पैकेट के कागज़ को काटकर एक स्टार की शक्ल दे दी गई थी। प्रोफेसर हेमंत ने विकास की हथेली के बीच फंसा हुआ स्टार देखा और एकदम ठिठक गया। उसकी आंखें स्टार पर जमी रह गईं। स्टार को देखते ही हेमंत की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। क्षण मात्र में उसकी आंखों में मौत की भय की परछाइयां तैरने लगीं। उसका सुर्ख चेहरा एकदम हल्दी की भांति पीला पड़ता चला गया। भय से हेमंत थरथर कांपने लगा। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसकी स्थिति ऐसी हो गई मानो उसे कोई भयानक यातनाएं दी जा रही हों। न जाने इस स्टार में ऐसी क्या बात थी कि हेमंत भयभीत होकर न सिर्फ कांपने लगा बल्कि गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज़ प्लीज़ इसे मेरे सामने से हटा लो। हा 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 हा। एकाएक विकास ने पागलों की भांति कहका लगाया और बोला, क्यों बूढ़े, मैं पहचान गया ना तुम्हें? अब बोलो, तुम्हारा क्या किया जाए? नहीं नहीं, प्रोफेसर गिड़गिड़ाया, ये मेरे सामने से हटा लो। लेकिन विकास ने उछलकर उसे चिढ़ाया। प्रोफेसर इस प्रकार डर रहा था मानो शेर के सामने कोई बुजदिल और निहत्था व्यक्ति। हेमंत की हालत वास्तव में ही बड़ी आश्चर्यजनक थी। विजय, वह अलग आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। इतना अनुमान तो वह लगा ही चुका था कि हेमंत का कोई ऐसा रहस्य जिससे वह परिचित नहीं है, और किसी तरह विकास जान गया है। वह हेमंत की स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट महसूस कर रहा था, मानो साक्षात मौत उसके सामने खड़ी हो। विजय विजय ये भी न देख पाया कि विकास के हथेली के बीच आखिर है क्या। किंतु वह इतना अनुमान लगा सकता था कि विकास के हाथ में कोई ऐसी वस्तु अवश्य है जिसका हेमंत के जीवन से गहरा संबंध है। उसे तो आश्चर्य हो रहा था विकास पर, आखिर लड़का है क्या? आखिर वह हेमंत के किसी रूप से कैसे परिचित हो गया, जबकि वह उनसे पहली बार मिल रहा है? विजय की समझ में कुछ नहीं आया। उसकी समझ में नहीं आया कि हेमंत इतना घबरा क्यों रहा है। ये विकास आखिर है क्या, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। प्रत्येक कदम पर उसे विकास एक नए रूप में नजर आता। रूप भी ऐसा जो रहस्यपूर्ण होता, हैरत अंगेज होता। आखिर ये लड़का बना किस मिट्टी का है? विजय जितना उसके विषय में सोचता उतना ही उलझता जाता। जब उसकी समझ में नहीं आया कि ये चक्कर क्या है तो उसने फिर अपना ध्यान उस ओर लगाया। विकास अभी तक प्रोफेसर हेमंत को परेशान कर रहा था। हेमंत उसी प्रकार भय से थरथर काँप रहा था। एकाएक वह उछला, विकास की ओर झपटता हुआ चीखा, विकास, ये क्या बदतमीजी है? अभी ये रहस्य तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा अंकल। विकास फुर्ती के साथ कमरे से बाहर हो गया। विजय ने भी फुर्ती का परिचय दिया और गैलरी से जब बाहर आकर देखा, विकास तेजी से भागता चला जा रहा था। वह उसके पीछे दौड़ा, किंतु वह उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब किसी जिन्न की भांति विकास को भागते देखा। विजय उसके पीछे दौड़ा नहीं बल्कि उसी स्थान पर खड़ा भागते विकास को देखता रहा। उसने देखा, भागते हुए विकास को देखकर अचानक पठान चौकीदार उठ खड़ा हुआ और उसका रास्ता रोक लिया। किंतु उस समय उसको न सिर्फ आश्चर्य हुआ बल्कि उसका पहाड़ सा जिस्म धड़ाम से धरा पर गिरा जब विकास की फ्लाइंग किक आश्चर्यपूर्ण ढंग से उसके चेहरे पर पड़ी। वह पठान इस बालक से कदापि इतनी खतरनाक हरकत की आशा नहीं करता था, किंतु इसका क्या किया जाए कि विकास उसे धूल चटाता हुआ गजब की जंपों के साथ कोठी से बाहर हो गया। अगले ही पल इससे पूर्व कि पठान उठे, विकास ने विजय की कार स्टार्ट की और दूसरे ही पल विकास ने विजय की तरफ हाथ हिलाकर कहा, टाटा अंकल, फिर मिलेंगे। और अगले ही पल कार तीव्र वेग से दौड़ती चली गई। पठान उठकर कार तक भागा भी, किंतु वह कर भी कह सकता था। विजय अपने स्थान पर खड़ा विकास के बारे में सोचता रहा। आखिर ये लड़का है क्या? तभी वह चौंका।
आखिर वह कार कैसे ले गया? उसने तो ताला लगाया था। तभी उसने जेब टटोली, चाबी जेब से नदारद मिली। एक बार फिर वह आश्चर्यचकित होकर रह गया। उसे ज़रा भी आभास न हो सका था कि विकास उसकी जेब से चाबी कब खिसका कर ले गया। वह सोचते ही रह गया कि अल्फांसे ने विकास को कितने कामों में दक्ष कर दिया। विकास को उसने कितना खतरनाक बना दिया था। वह वापस लौटा। उसने प्रोफेसर हेमंत से काफ़ी पूछा कि आखिर विकास के हाथों में क्या था, वह भयभीत क्यों हो गया, आखिर ये रहस्य क्या है। किंतु हेमंत ने किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ विजय को अपनी कोठी से चले जाने के लिए कहा। विजय ने लाख प्रयास किया, किंतु प्रोफेसर हेमंत ने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। निराश होकर विजय वहाँ से चला गया। किंतु उसके दिमाग में इस विचित्र केस की कई ऐसी गुत्थियां घूम रही थीं जो रहस्य से परिपूर्ण थीं। इन गुत्थियों के अतिरिक्त एक अन्य इंसान उसके मस्तिष्क में था। वह था विकास। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़का है क्या। इन गुत्थियों के अतिरिक्त एक अन्य इंसान उसके मस्तिष्क में था। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़का है क्या। वह शीघ्र ही कोठी पर पहुंचना चाहता था ताकि विकास किसी रहस्य से पर्दा उठा सके। इस केस की प्रत्येक घटना विजय के मस्तिष्क में एक रहस्य बनकर कुलबुला रही थी। उसके लिए सबसे बड़ा पहला रहस्य तो वह लड़की थी जो रिजर्व बैंक के मैनेजर के पास आई और बाद में आग के बेटों का पत्र देकर धुआं बन गई। आखिर कौन थी वह लड़की? वह धुआं कैसे बन गई? उसका धुएं में परिवर्तित होने का रहस्य क्या है? आग के बेटे आग की लपटों में भी रहते हुए भी जीवित कैसे रहते हैं? वे अपने आप को जन कल्याणकारी किस आधार पर कहते हैं? सागर में जाकर वे कहाँ और किस प्रकार विलुप्त हो जाते हैं? बैंक में पंखों के पास वह अचानक कैसे अचेत हो गया? उसके बाद उस गली में आग के 5 बेटे आश्चर्यपूर्ण ढंग से कैसे मर गए? उन्हें मारने वाला तो कोई नजर नहीं आया था। फिर उन पांचों की हत्या क्यों और किसने की? वह खद्दादारी अंधेड़ कौन था? उसका इस केस से कितना गहरा संबंध है? वह कौन है? वह आग के बेटों का साथी तो लगता नहीं था। फिर वह किस उद्देश्य से गली में उपस्थित था? और सबसे अंतिम रहस्य, सबसे अधिक रहस्य भरा और आश्चर्य से परिपूर्ण था, वह ये कि प्रोफेसर हेमंत की वास्तविक जिंदगी क्या है? विकास ने उसे क्या दिखाया था? वह वस्तु क्या थी? उसे देखकर प्रोफेसर हेमंत इस बुरी तरह से भयभीत होकर क्यों कांपने लगा? उस वस्तु का रहस्य क्या है? इत्यादि इत्यादि अनेकों अनेक रहस्यों से भरे प्रश्न थे जो उसके मस्तिष्क में रहस्य बने हुए थे। इनसे भी अधिक रहस्य उसके लिए बना हुआ था वह 11 वर्ष का खूंखार लड़का विकास। वास्तव में विकास भी एक रहस्य था। कदम कदम पर वह नए नए रूपों में सामने आ रहा था। उसे याद आया समस्त राजनगर के साथ उसका भयानक मजाक और दूसरी ओर प्रोफेसर हेमंत के साथ घटी घटना। न जाने यह खतरनाक लड़का प्रोफेसर हेमंत के जीवन में किस रहस्य तक कैसे पहुंच गया। वास्तव में विकास प्रत्येक घटना के साथ नया रूप धारण करता चला जा रहा था और निरंतर विजय के दिल में इस विचार को दृढ़ करता जा रहा था कि वक्त आने पर विकास अपराधियों की मौत बन सकता है। वह अपराधी जगत में एक भय बन सकता है। इस समय विजय टैक्सी में बैठा रघुनाथ की कोठी की ओर बढ़ रहा था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। कुछ समझने के स्थान पर वह उलझते ही जाता। सबसे अधिक उसके मस्तिष्क को यह अंतिम घटना कचोट रही थी। आखिर विकास ने किस प्रकार प्रोफेसर हेमंत को इतना भयभीत कर दिया? लगभग 45 मिनट पश्चात उसकी टैक्सी सुनाई की कोठी पर थमी। उतर कर बिल चुकाया और अंदर गया। वैसे उसे कहीं भी अपनी कार नजर नहीं आई। विकास उसे अंदर नहीं मिला। रैना ने इतना ही बताया कि वह तुम्हारी कोठी पर गया। विजय लौट गया। उसने रैना को कुछ नहीं बताया। इन्हीं बातों में उलझा विजय अपनी कोठी पर पहुंचा। वह थोड़ा चौंका क्योंकि उसकी कार वहीं खड़ी थी। उसके कदम स्वयं अपने कमरे की तरफ बढ़े। आइए अंकल आइए। उसके कमरे में प्रविष्ट होते ही विकास की आवाज़ कमरे में गूंजी। विजय ने विकास को देखा तो देखते ही रह गया। विकास आराम से सोफे पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे देखकर वह कुछ विचित्र ढंग से मुस्कुराया और बोला, अंकल यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना भोलू से एक कप चाय बनवा कर पी जाए। वो तो ठीक है प्यारे दिल जले। विजय मुस्कुराकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी हरकतें अब हद से बाहर होती जा रही हैं। वो साला तुला राशि दोष मुझे देगा। अंकल आप नहीं जानते प्रोफेसर हेमंत को। मैं उसे पहचान गया। विकास का लहजा गंभीर था। पहले यह बताओ कि ऐसा कागज़ टाइप करके मेज़ पर क्यों नहीं रखा जैसा कहा था? जिस कमरे में टाइपराइटर टाइपराइटर रखा था अंकल, वहाँ मिलिट्री का पहरा था। विकास प्रत्येक बात का उत्तर न जाने क्यों गंभीरता के साथ देता जा रहा था। इस समय उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मानो उससे अधिक बोला आज तक पैदा ही ना हुआ हो। एक बार को विजय को उसका थोबड़ा देखकर क्रोध आया, किंतु वह बोला, खैर ये तो अच्छा हुआ वहाँ हुई घटनाओं से पुलिस और जनता यही समझ रही है कि आपके बेटों ने प्रयास किया था किंतु सफल नहीं हुए। लेकिन तुम दूसरी बात का तो जवाब दो। वह क्या अंकल? विकास के गुलाबी अधरों पर धीरे धीरे शरारत उत्पन्न होती जा रही थी। देखो किसी प्रकार की शैतानी दिखाई तो बहुत पिटाई होगी। विजय विकास के चेहरे पर उत्पन्न चंचलता के भाव पड़ चुका था।
आजाद चेतावनी सी देकर बोला, ये प्रोफेसर हेमंत का क्या चक्कर है? ये चक्कर बड़ा प्यारा है अंकल। बोलो क्या है? विजय को डपट कर बोला। अच्छा अंकल, विकास लाइन पर आता हुआ बोला, रहस्य कान में बताने वाला है। हमारे और तुम्हारे अतिरिक्त अभी इस रहस्य से कोई परिचित नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, अतः मैं आपको कान में बता सकता हूँ। विजय को लगा कि लड़का फिर कोई शरारत करने के मूड में है, अतः विशेष दृष्टि से घूरते हुए बोला, अगर कोई शरारत। ओफ वो अंकल, मैं शरारत नहीं करूँगा। विकास विजय का वाक्य बीच में ही काट कर बोला, आप कान इधर लाइए। विजय रहस्य जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक था, अतः विवशता थी। उसने कान विकास के सामने कर दिया। विकास भी बड़े अंदाज के साथ आगे आया और अपना मुंह विजय के कान से सटाकर अत्यंत धीमे स्वर में न जाने क्या फुसफुसाने लगा। लगभग 2 मिनट तक उनकी यही स्थिति रही। विकास निरंतर उसके कान में कुछ कहे जा रहा था। समय के साथ विजय की आंखें हैरत से फटती जा रही थीं। उसकी आंखों से अनंत आश्चर्य झांकने लगा। और जब विकास ने अपनी बात पूरी करके मुंह हटाया तो उस समय विजय गहन आश्चर्य में गोते लगा रहा था। वास्तव में विकास ने जो कुछ बताया था वह हैरत अंगेज था। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह कैसे विकास की बातों का विश्वास करे, किंतु विश्वास करने के लिए बाध्य था। कुछ देर तक तो वह आश्चर्य के साथ विकास के मासूम मुखड़े को देखता रहा। फिर एकदम उसे कुछ होश आया। उसने विकास से कहा, क्या वास्तव में यह सत्य है? एकदम सच है अंकल, विकास बोला। अगर सच ना होता तो प्रोफेसर स्टार देखकर इस बुरी तरह से भयभीत क्यों होता? लेकिन अगर ऐसा है तो केस भयानक मोड़ ले रहा है, विजय सोचता हुआ बोला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विकास ने गंभीरता के साथ समर्थन किया। तभी विजय को जैसे होश आया, वह संभला। उसे ध्यान आया कि वह बातें किससे कर रहा है। अगले ही पल उसने मुद्रा बदली और टपट कर बोला, लेकिन तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। वाह अंकल, विकास भी मुस्कुराते हुए बोला, पहले तो सारा रहस्य जान लिया और फिर हमें ही डांटते हो। विकास की बात का विजय को कोई संतोषजनक उत्तर न बन पड़ा। अंधकार काजल की भांति स्याह उछला था। समस्त राजनगर गहन निंद्रा की गोद में समाया हुआ था। चारों ओर निस्तब्धता अपना प्रभुत्व जमाई थी। वह नाटे गज का स्याहपोश था, जो रघुनाथ की कोठी के बगीचे में बिल्कुल शांत खड़ा था। अंधकार में वह अंधकार का ही एक भाग नजर आ रहा था। वह बिल्कुल शांत था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। न जाने कि उसकी आंखें प्रत्येक क्षण विकास वाले कमरे की ओर लगी थीं। उसके चेहरे पर एक स्याह नकाब था। केवल आंखों का स्थान रिक्त दिखाई दे रहा था। एकाएक वह धीमे से चौंका। अगले ही पल उसके अधरों पर विचित्र सी मुस्कान नृत्य कर उठी। उसकी आंखें चमक उठी। अपने नाटे से जिस्म को समेटकर उसने कोठी में लगे पौधों के मध्य कर दिया और ध्यान से वह उस ओर देखने लगा जिधर देखकर वह चौंका था। उसने गौर से देखा। ये लगभग 5 इंसानी छायाएं थीं जो स्वयं को अंधकार में रखने का प्रयास करते हुए अत्यंत सतर्कता के साथ दबे पांव कोठी में दाखिल हुई थीं। उनके जिस्मों पर भी काले लवादे थे। नाटे कद का साया उन्हें स्पष्ट देख पाने में पूर्ण सफल था। वह शांत खड़ा उनकी एक एक हरकत नोट करता रहा। 2 छायाएं नीचे खड़ी हो गई। अन्य 3 पूर्ण सतर्कता के साथ कमरे की ओर बढ़ रही थीं। देखते ही देखते वे छायाएं लेश मात्र की ध्वनि भी न करके अंदर गुम हो गई। अब नाटे कद का साया उन्हें देख नहीं सकता था, क्योंकि बीच में बरामदे में लगा एक खंभा था। अतः नाटे कद का वह स्याहपोश तुरंत बगीचे में लेट गया और सतर्कता के साथ रेंगता हुआ ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ से वह एक खुली खिड़की के माध्यम से अंदर का दृश्य देख सकता था। अंदर का दृश्य देखने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई के स्थान पर सरलता ही हो रही थी, क्योंकि कमरे में एक नीले रंग का छोटा सा बल्ब मुस्कुरा रहा था। उसके धीमे और धुंधले प्रकाश में नाटे कद के स्याहपोश ने स्पष्ट देखा कि तीनों छायाएं विकास के पलंग की ओर बढ़ी। मासूम विकास निंद्रा रानी की गोद का शरणार्थी बना हुआ था। धुंधले प्रकाश में उसका मासूम मुखड़ा भला प्रतीत होता था। लगता था मानो वह इन सबसे अनभिज्ञ हो। एकाएक न सिर्फ वह नाटे कद की छाया चौंक पड़ा, बल्कि कमरे में बसती तीनों छायाएं भी उछल पड़ी, क्योंकि आशा के विपरीत अचानक विकास बिस्तर से उछल पड़ा। उसका इरादा खतरनाक था, क्योंकि एक ही पल में उसके हाथ में रिवॉल्वर भी चमक उठी। किंतु कमाल की फुर्ती और चतुरता हासिल थी इन तीनों छायाओं को भी। विकास ने तो अपनी तरफ से गजब की फुर्ती का परिचय दिया ही था, किंतु इसका क्या किया जाए कि लाख फुर्ती दिखाने पर भी तीनों छायाएं उससे कहीं अधिक फुर्तीली और शक्तिशाली थी। एक ही पल में तीनों छायाएं झपटी और इससे पूर्व कि विकास कुछ कर सके, उन्होंने न सिर्फ विकास को दबोच लिया, बल्कि उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनकर एक कराटे के जरिए अचेत भी कर दिया। सभी कुछ बड़ी शांति के साथ हो रहा था। नाटा साया भी शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था। विकास अचेत होकर उनकी बाहों में झूल गया। छायाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने विकास के बेहोश जिस्म को कंधे पर लादा और पूर्ण सावधानी के साथ वे वापस लौटी। बाहर खड़ी दोनों छायाएं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूर्णतः सतर्क थी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा सामने न आया।
अतः अग्रिम कुछ ही क्षणों में वे पांचों छायाएं शांति के साथ कोठी से बाहर की ओर जा रही थीं। नाटेकत का साया उनसे भी अधिक सावधानी का परिचय दे रहा था। वह चुपचाप उनका अनुसरण कर रहा था। कुछ ही आगे जाकर वे लोग सड़क के एक ओर खड़ी काली ऑस्टिन के निकट पहुंचे। ऑस्टिन में पहले से ही कोई अन्य इंसान उपस्थित था, किंतु ऑस्टिन के भीतर की लाइट ऑफ थी, इसलिए चमक नहीं रहा था। किंतु अंधेरे में उसकी भर्राई हुई आवाज़ अवश्य गूंजी। काम हो गया? यस सर, एक छाया धीमे से फुसफुसाई। उसके बाद सब लोग गाड़ी में समा गए। विकास इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ प्रतीत हो रहा था। लगभग 1 मिनट पश्चात ही इंजन स्टार्ट होने की ध्वनि ने सन्नाटे को पराजित कर दिया। अगले ही पल काली ऑस्टिन शांत सड़क के सीने को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। ऑस्टिन कठिनाई से 30 कदम ही चल पाई थी कि एक मोटरसाइकिल उसके पीछे लग गई। मोटरसाइकिल पर नाटेकत का साया बैठा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे इस घटना की पूर्व जानकारी अथवा संभावना हो, तभी तो उसकी मोटरसाइकिल पहले से ही झाड़ियों में छिपी हुई थी। खैर, बहरहाल जो कुछ भी हो रहा हो, किंतु इतना तो निसंदेह कहा जा सकता है कि नाटेकत का वह साया एक निश्चित दूरी निर्धारित करके बड़ी सतर्कता के साथ ऑस्टिन का अनुकरण कर रहा था। उसकी मोटरसाइकिल की कोई भी लाइट ऑन नहीं थी। अब तक वे कई मोड़ मुड़ चुके थे, किंतु एक मोड़ पर नाटेकत का साया एकाएक बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि मुड़ने पर वह जहाँ तक देख सकता था साफ सड़क ही दिखी, केवल रिक्त सड़क। ऑस्टिन की तो बात ही छोड़िए, वहाँ ऑस्टिन का नामो निशान तक नहीं था। नाटेकत के साए की खोपड़ी मानो वायु में चक्कर लगा रही थी। ऑस्टिन को अचानक धरती निकल गई अथवा आसमान सटक गया। कुछ देर तक तो नाटा साया इस उद्देश्य को लिए सड़कों पर चकराता रहा कि कहीं ऑस्टिन के दर्शन हो जाएं, किंतु उसे जब सफलता नहीं मिली तो वह झुंझला गया। अब उसने मोटरसाइकिल की हेडलाइट ऑन कर दी और अब उसका रुख रघुनाथ की कोठी की ओर था। परेशानी की सी स्थिति में वह रघुनाथ की कोठी पर पहुंचा। उसकी मोटरसाइकिल ठीक वहाँ स्थिर हुई जहाँ वह ऑस्टिन खड़ी थी। उसने मोटरसाइकिल वहीं स्टैंड पर खड़ी की और जेब से एक पेंसिल टॉर्च निकालकर वहाँ का निरीक्षण करने लगा। एकाएक छाया चौंकी। उसकी टॉर्च का प्रकाश मिट्टी में बने कुछ चिन्हों पर स्थिर हो गया। तो उसने ध्यान से देखा, वहाँ अनेक जूतों के चिन्ह थे, किंतु उनके बीच में कुछ भिन्न प्रकार के चिन्ह भी थे। कुछ इस प्रकार के चिन्ह जैसे किसी भारी वस्तु को खदेड़ा गया हो। नाटा साया कुछ देर तक तो उन चिन्हों को देखता रहा। फिर वह टॉर्च के प्रकाश को उन्हीं चिट्ठों पर उस तरफ को चलाने लगा जिस ओर की किसी भारी वस्तु को खदेड़ कर ले जाया गया था। चिन्ह झाड़ियों की ओर चले गए थे। टॉर्च के प्रकाश के सहारे वह झाड़ियों की ओर चला और अंत में जब उसकी टॉर्च का प्रकाश उस भारी वस्तु पर केंद्रित हुआ तो वह चौंके बिना न रह सका। यह एक लाश थी, नग्न और जवान युवक की लाश। उसके पेट में चाकू ठूस दिया गया था। खून से आसपास की झाड़ियाँ रक्तिम थीं। कुछ देर तक वह टॉर्च के प्रकाश में लाश का निरीक्षण करता रहा, किंतु उसने उसे हाथ नहीं लगाया। उसका दिमाग शायद ये सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है, ये लाश किसकी है। विकास विजय को यह बताकर चला गया कि प्रोफेसर हेमंत उस स्टार से भयभीत क्यों हो गया था, किंतु विजय के दिमाग में काफ़ी उथल पुथल छोड़ गया। विजय जानता था कि कुछ भी सही नहीं, लेकिन फिर भी विकास तो है तो बालक बुद्धि। ये बात तो उसके दिमाग में घर कर ही चुकी थी कि विकास साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा गजब की कुशाग्र बुद्धि का वारिस है, लेकिन फिर भी विकास है तो बालक ही। ये तो ठीक था कि उसने प्रोफेसर हेमंत की एक नस को पकड़ा था, किंतु विजय जानता था कि इसका परिणाम उसे अवश्य भुगतना होगा। अतः उसके जाने के पश्चात विजय चिंतित हो उठा। वैसे अभी विजय निश्चय करने में असफल था कि प्रोफेसर हेमंत का भयभीत होना आग के बेटे वाले केस से कितना गहरा संबंध रखता है, अथवा यह एक बिल्कुल ही पृथक घटना है कि, किंतु इतना निश्चित था कि विकास खतरे में। उसके विचार से प्रोफेसर हेमंत या तो विकास की हत्या का प्रयास करेगा अथवा उसका अपहरण किया जाएगा। न जाने क्यों विजय का दिमाग आग के बेटे वाले अभियान से हटकर इधर लग गया। शायद इस कारण कि इस समय विकास की जान खतरे में थी। उसे लग रहा था कि विकास के साथ अवश्य कोई अप्रिय घटना होगी। अतः स्या रात के आगमन के श्री गणेश से ही वह गुप्त रूप से विकास की सुरक्षा हेतु उसकी कोठी पर जाकर उसकी निगरानी करने लगा। वह अपनी तरफ से पूर्णतः सतर्क और लैस था, किंतु फिर भी वह उस नाटेकत के साए को नहीं देख सका, क्योंकि वह कोठी के सामने की ओर के बगीचे में था और विजय कोठी के पीछे। किंतु वह ऐसे स्थान पर था जहाँ से वह प्रत्येक क्षण विकास के कमरे पर बिना किसी परेशानी के निगाह रख सकता था, और वास्तव में काम उसके सोचने के अनुसार ही हुआ। उस समय वह धीमे से चौंका जब रात की घनी स्याही में किसी इंजन की आवाज़ निकट आई और स्याही से बाहर निकलती स्याह ऑस्टिन को उसने अपनी ओर ही आते महसूस किया। विजय जैसे दक्ष व्यक्ति के लिए यह ऐसी नई बात नहीं थी। अतः धीमे से मुस्कुराकर वह फुर्ती और सतर्कता के साथ निकट की झाड़ियों में रेंग गया। सांस रोककर वह ध्यान से उस ओर देखने लगा। ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि विजय के हाथ में उसका रिवॉल्वर आ चुका था। स्याह ऑस्टिन ठीक वहीं उन्हीं झाड़ियों के पास रुकी जिसमें विजय पड़ा हुआ था। रिवॉल्वर लिए हुए शांत पड़ा रहा। तभी ऑस्टिन से 5 छायाएँ बाहर निकली और ऑस्टिन में शेष छठी छाया बोली,
सारा काम सतर्कता के साथ हो। आप चिंता न करें। 5 छायाओं में से एक बोली। उठाकर लाने में केवल 10 मिनट लगने हैं। यस सर, उसी ने उत्तर दिया और पांचों रघुनाथ की कोठी की दीवार की ओर बढ़ गई। विजय को समझने में देर नहीं लगी कि इनकी योजना विकास के अपहरण की है, उसकी हत्या की नहीं। विजय ने तुरंत निश्चय किया कि उसे क्या करना है और छायाओं से नज़र हटाकर ऑस्टिन की ओर घूरने लगा। वह अभी घूर ही रहा था कि एकाएक अंदर बैठी छाया ने लाइटर जलाया और अगले ही पल उसके हाथों के बीच फंसी सिगरेट सुलग गई। तीसरे पल लाइटर की लौ विलुप्त हो गई। किंतु इतने समय में विजय अपने मतलब की प्रत्येक स्थिति देख चुका था कि वह स्याह कपड़ों में लिपटा एक इंसान है जिसने सिगरेट पीने हेतु अपनी स्याह नकाब ऊपर कर ली थी तथा वह ऑस्टिन की बाईं ओर की विंडो से टेक लगाए बैठा था, जबकि विजय इस समय ऑस्टिन की दाईं ओर वाली झाड़ियों में छुपा हुआ था। विजय के होंठों पर एक विचित्र सी मुस्कान खेल गई। अब वह ऑस्टिन के भीतर जलती उस सिगरेट को बड़ी सरलता से देख सकता था, जिसमें जब वह छाया कश मारती तो क्षण मात्र के लिए मानो उसका चेहरा भी दमक उठता था। विजय जानता था कि उसे अपना कार्य सिर्फ 8 मिनट में शांति के साथ करना, अतः वह रिवॉल्वर संभाले झाड़ियों से बाहर कार की ओर रेंगा। उसे रेंगते हुए ऑस्टिन का चक्कर लगाकर बाईं ओर पहुंचने में मुश्किल से 3 मिनट लगे थे। इन 3 मिनटों के शेष सेकंडों में ही वह भयानक फुर्ती के साथ खड़ा हुआ और इससे पूर्व कि वह छाया कुछ समझ सके अथवा कुछ कर सके, उसने रिवॉल्वर का पिछला भाग शक्ति से उसकी कनपटी पर रसीद किया। सिगरेट तो उसके हाथ से छूट गई, साथ ही उसने चीखना भी चाहा, किंतु इसका क्या किया जाए कि उसके मुख पर रखा विजय का दाहिना हाथ उसे चीखने ही नहीं दे रहा था। वह छाया भी विजय के हाथों में बुरी तरह मचली, किंतु विजय जानता था कि अवसर देना खतरे से खाली नहीं होगा और विजय के ये सोच लेने के पश्चात उस बेचारे की क्या मजाल की कुछ कर पाए। अतः विद्युत गति से विजय ने रिवॉल्वर वहीं छोड़ा और चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। छाया भयानकता के साथ मचली। पूर्ण शक्ति से उस छाया ने चीखना चाहा, किंतु विजय इतना शरीफ कहाँ था कि उसे इस सब में सफल होने देता। अतः परिणाम ये हुआ कि चाकू लगते ही उसने खून की उल्टी कर दी। विजय का हाथ भी खून से सन गया, किंतु वह छाया दुनिया से कूच कर गई। इस बीच विजय ने इतनी सावधानी अवश्य बरती थी कि खून की एक बूंद भी ऑस्टिन के अंदर ना गिरे और वह अपने इस कार्य में सफल भी रहा। ठीक 7 मिनट में ही विजय उसे खदेड़कर झाड़ियों में डाल आया और उसके स्याह कपड़े विजय के जिस्म पर लगभग फिटी थे। मतलब ये कि 8वें मिनट में वह ऑस्टिन में बैठा उसी ब्रांड की सिगरेट फूंक रहा था जिसे वह इंसान फूंक रहा था। हालांकि विजय सिगरेट इत्यादि नहीं पीता था, किंतु ऐसी नफरत भी नहीं करता था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था जिसमें ना जाने कब क्या करना पड़े। कभी कभी वह सिगरेट में कश लगाता और किसी झकझकी की एकाध पंक्ति बड़बड़ाकर स्वयं ही खुश हो लेता था। तब जबकि पांचों छायाएं विकास के बेहोश जिस्म के साथ बिना किसी परेशानी के अपना कार्य पूर्ण करके वहां आईं, तो उसने लगभग उसी स्वर में कहा, काम हो गया इत्यादि वार्तालाप के पश्चात ऑस्टिन आगे बढ़ी। विजय ही नहीं बल्कि अन्य पांचों ने भी चेहरे नकाब से ढक लिए थे। ऑस्टिन तीव्र वेग से दौड़ रही थी। कोई किसी से न बोल रहा था, सभी शांत थे। एक विजय चौंक पड़ा। ऑस्टिन में लगा ट्रांसमीटर पिक पिक करने लगा। ड्राइवर ने तुरंत ट्रांसमीटर ऑन किया और उसमें से आवाज़ आई, यस नंबर शबीला सेशन। यस महानाग के स्वामी, आई एम शबीला सेशन स्पीकिंग। इतनी बेवकूफ़ी अच्छी नहीं होती। दूसरी ओर के लहजे में तीव्र घुर्राहट थी। क्या मतलब महान स्वामी? वह एकदम चौंका। विजय को भय हुआ कि कहीं उसका रहस्य तो नहीं खुल गया, किंतु फिर भी वह स्वयं को संयंत्र किए शांति से बैठा रहा। यह एक अन्य बात थी कि उसने किसी खतरे से निपटने के लिए स्वयं को पूर्णतः सतर्क कर लिया था। वह ध्यान से सुनने लगा। एक मोटरसाइकिल निरंतर तुम्हारा पीछा कर रही है और तुम लोग अनभिज्ञ हो। क्षमा महान स्वामी, क्षमा। शबीला सेशन स्थिति को संभालने का प्रयास करता हुआ बोला, हम शीघ्र उससे पीछा छुड़ाने में सफल होंगे। उससे पीछा मैं स्वयं छुड़ा लूँगा। दूसरी ओर से घुर्राया स्वर, तुम पहले अपने बराबर में बैठे शजीला सेशन को गिरफ्तार करो, जो भयानक जासूस विजय के अतिरिक्त कोई नहीं। विजय जैसे आकाश से गिरा। वास्तव में उस अधेड़ की हरकत ही ऐसी थी कि उसे रंगीन मिजाज की उपाधि देनी पड़ती है। यह वही अधेड़ था जो रघुनाथ की कोठी के पिछवाड़े वाली गली में देखा गया था और विकास के जरिए फरार होने के बाद गधे के सींग साबित हुआ था। इस समय वह राजनगर के प्रसिद्ध होटल सेविना में था। वह पहले भी सेविना में कई बार दाखिल होने का प्रयास कर चुका था, किंतु इसका क्या किया जाए कि दरबार प्रत्येक 4 उसके चौधरी परिधान को देखकर उसे वहाँ से खिसकने पर मजबूर कर देता था। अतः परिणाम स्वरूप उसके समस्त इरादों पर पानी फिर जाता, किंतु था वह भी कोई रांट का जवाई। उसने भी शायद निश्चय ही कर लिया था कि उसे सेविना में अवश्य जाना है। तभी तो आज उसके शानदार जिस्म पर धोती कुर्ते के स्थान पर शानदार चमकीला सूट नजर आ रहा था। काउंटर से टेक लगाए हुए किसी छटे हुए सेठ की भांति सिगार में कश लगा रहा था। हॉल में शायद आज कुछ विशेष आयोजन था, तभी तो हॉल की लगभग समस्त सीटें बुक हो चुकी थी। बहरे तत्परता के साथ कार्य कर रहे थे। शराब और सिगरेट के धुएं से वातावरण कुछ रंगीन सा था।
इस रंगीनी में शेष कमी पूरी कर रहे थे स्त्री पुरुषों के मिश्रित कहकहे। प्रत्येक इंसान स्वयं में ही मस्त नजर आता था। उस अंधेड़ को भी किसी से कोई मतलब न था, क्योंकि उसके हाथ में एक पैक था, उंगलियों में दबा हुआ एक सिगार और बगल में वह कॉलगर, जो उसकी गर्म जेब को ठंडा करने के इरादे से उससे लिपटी जा रही थी। किंतु विचित्र था वह अंधेड़ भी। अगर वह उस कॉलगर को अपने पास से हटा नहीं रहा था तो उसे अधिक लिफ्ट भी नहीं दे रहा था। किंतु कॉलगर को इससे क्या मतलब? उसकी निगाहों में तो वह आसामी था, अतः पैसे के अनुसार उस पर अपनी अदाओं, नज़रों इत्यादि के तीर चलाने से नहीं चूक रही थी। अतः वह अपने तन से पूर्णतः अंधेर पर निछावर थी। किंतु अंधेड़ अपने अधरों के बीच नृत्य करती मुस्कान को स्थायी रूप से कैद बनाए उसकी ओर से लापरवाह उस एक पैक को क्षण भर के लिए घूरता रहा। तभी वह कॉल कर अपनी समस्त अदाओं को एक साथ ही एकत्रित करके बड़ी रोमांटिक ढंग से बोली, ये तुम्हारा 10वां पैक है डार्लिंग। अंधेड़ ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु अपनी चमकीली आंखों से उसे देखा अवश्य। उसके देखने का ढंग भी कुछ विचित्र सा था, जिसमें छिपी भयानकता भी थी और प्यार सा भी। न जाने क्यों कॉल कर कुछ कांप सी गई, किंतु कांप कर भी वह उसके जिस्म से और अधिक सट गई। अंधेड़ की मुस्कुराहट में लेश मात्र भी अंतर नहीं आया, किंतु शीघ्र उसने लड़की के चेहरे से निगाहें हटाकर पैक को घूरा, मानो पैक को आंखों के माध्यम से ही पेट में पहुंचा देगा। किंतु कुछ नहीं किया, बल्कि एक ही घूंट में वह उस पैक को कंठ से नीचे उतार गया। कॉलगर का काम तो मानो बस नाजो अदई दिखाना था। तभी अंधेड़ ने अपने से थोड़ी दूर पर जाते हुए एक बहरे को अपनी ही भाषा में आवाज़ लगाई, अरे ओ छोरे, यूं क्यों सन? बहरा एकदम उसकी ओर घूम गया, फिर मुस्कुराता उसके निकट आकर बोला, बोलिए साहब। यार यूं ही रंगीन से मिले है कि ऊना है देसी? एक बार को तो बहरे का मन किया कि वह खुलकर कहका लगा दे, किंतु मजबूर था, क्योंकि अंधेड़ फिर भी ग्राहक ठहरा और वैसे वेग बहरा। अतः स्वयं को कठिनाई से रोक कर वह बोला, नहीं साहब। और अभी शायद वह बहरा आगे भी कुछ कहना चाहता था कि वह थम गया। समस्त हॉल चौंक पड़ा और सभी की नज़रें एक ओर घूम गई। कुछ लोगों के मुख से भयभीत कॉलगर भी निकल गई। कॉलगर अंधेड़ से लता की भांति चिपट गई। अंधेड़ के पास जो बहरा खड़ा था उसके हाथ में एक पानी का जग था, जो तुरंत फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। उसके पीछे खड़ा काउंटर मैन सूखे पत्ते की भांति कांपने लगा। अपने सूखे अधरों पर जीभ फेर कर वह अत्यंत धीमे स्वर में बड़बड़ाया, पता नहीं बॉस ने राक्षस को यहाँ क्यों रखा है। वास्तविकता ये थी कि बहरे के वाक्यों को एक अति सुंदर लड़की की चीख ने बीच में ही रोक दिया। समस्त हॉल के साथ अंधेड़ व्यक्ति की दृष्टि भी एक झटके के साथ उतरी उठ गई, और वास्तव में वह भी चौंक पड़ा था। वह एक अत्यंत खूबसूरत लड़की की चीख थी, जिसे एक भयानक सा नजर आने वाला हट्टा कट्टा काला नीग्रो लगभग घसीटता हुआ हॉल से गुजारता हुआ सीढ़ियों की ओर ले जा रहा था। वह लड़की अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार निरंतर और पूर्णतः उस नीग्रो का विरोध कर रही थी, किंतु कहाँ वह कोमल कली और कहाँ वह भयानक रूपी नीग्रो के भयानक और मजबूत हाथ उस कली की गोरी और नाजुक कलाई को तामे घसीटते ले जा रहे थे। बचाओ बचाओ, वह लड़की निरंतर अपनी संपूर्ण शक्ति से चीख रही थी, किंतु किसी पर भी उसकी चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उस दृश्य को देखकर सबकी हालत खस्ता हो गई थी। सभी बुरी तरह से आतंकित हो उठे थे, मानो वह भयानक शक्तिशाली नीग्रो इंसान न होकर 20वीं सदी का राक्षस रहा। सभी भयभीत से इस दृश्य को देख रहे थे। अंधेड़ ने कांपते हुए बहरे और काउंटरमैन को देखा। एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि कॉलगढ़ पर भी गई, फिर भी उसने आतंकग्रस्त हॉल को निहार कर अपनी निगाह उस नीग्रो और लड़की पर जमा दी, जो हॉल के दूसरे कोने पर पहुंच चुके थे। एकाएक अंधेड़ चीखा, अरे ओ कालिए, अरे कहाँ ले जाए याकू? वाक्य सुनते ही भयानक नीग्रो का खूंखार चेहरा एक तीव्र झटके के साथ उसकी ओर घूम गया, और साथ ही घूम गए हॉल में उपस्थित समस्त चेहरे। सभी की आंखों में जहां महान आश्चर्य उमड़ रहा था, वहीं अंधेड़ के प्रति सहानुभूति के भाव भी, किंतु अंधेड़ मानो उनसे बिल्कुल लापरवाह था। ये दूसरी बात है कि नीग्रो की भयानक और दहकती लाल आंखों के तेवर देखकर अंदर ही अंदर वह भयभीत होकर कांप गया, किंतु प्रत्यक्ष में वह तनिक भी भयभीत न हुआ। वास्तव में अंधेड़ भी जान चुका था कि जोश में आकर आज उसने साक्षात मौत को छेड़ दिया। उस भयानक नीग्रो को मौत कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। नीग्रो के घूमते ही अंधेड़ को अपना इरादा कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। उसने मन ही मन अपने शब्द वापस लेकर अपनी भूल सुधारने और नीग्रो से न टकराने का निश्चय किया, क्योंकि वह भाप गया कि इस नीग्रो से टकराने का मतलब तो साक्षात मौत है। अभी वो सोच रहा था कि एकाएक न जाने कैसे उस लड़की का हाथ खतरनाक नीग्रो की सख्त पकड़ से मुक्त हो गया।
मुक्त होते ही वह पहले थोड़ी सी लड़खड़ाई, फिर वह संभलकर अंधेड़ की ओर भागी। भागी तो वह निसंदेह, किंतु प्रत्येक कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब गिरी, बस अब गिरी। भागती भागती ही वह अपनी संपूर्ण शक्ति से चीखी, भैया! ये शब्द चीखती हुई वह बुरी तरह से लड़खड़ाती हुई अंधेड़ की ओर भागी। लड़खड़ाकर वह अंधेड़ के कदमों में गिरने ही वाली थी कि न जाने अंधेड़ में कौन सी शक्ति का संचार हुआ। भैया शब्द न जाने कौन सी शक्ति प्रदान करती कि एक झटके के साथ उसकी उंगलियों के बीच फंसा हुआ सिगार और छोटा सा गिलास तो छूट ही गए, साथ ही उसने स्वयं से लिपटी कॉलर को धक्का देकर अलग कर दिया और लड़खड़ाकर अपने कदमों में गिरती लड़की को अपनी भावों में संभाल कर आलिंगन किया। न जाने किन भावनाओं से प्रेरित हो गया वह अंधेड़ की अगले ही पल उसका हाथ ठीक इस प्रकार स्नेह से उस लड़की के बालों पर घूमा मानो वह वास्तव में उस लड़की का सगा भाई हो। अचानक वह लड़की बुरी तरह से सककर अपने भाई के सीने से लग गई। अंधेड़ शायद जान गया कि साधारण सी वेशभूषा में नजर आने वाली लड़की मध्यम वर्ग की है, जिसने कभी होटलों में हंगामे देखे न हो, जो इन रंगीनियों से बहुत परे हो, जिसे ये लोग अपनी हवस का शिकार बनाने हेतु यहाँ उठा लें। वरना होटलों की दुनिया में पली लड़की नीग्रो के इस प्रकार ले जाने का ना तो विरोध ही करती, और अगर किसी कारण विरोध करके वह उसकी सहायता भी चाहती तो भैया जैसा पवित्र शब्द कभी न कहती। वह तो होती उस कॉल गर्ल की बात ही, जो कि अभी कुछ समय पूर्व उसकी जेब ठंडी करने के इरादे से उससे लिपटी खड़ी थी। सोचते सोचते उस अंधेड़ की आंखों में दृढ़ता उभर आई। एक क्षण पूर्व नीग्रो से टकराने का जो इरादा डगमगा गया था वह चट्टान की भांति अड़िग हो गया। उसकी आंखों में भी खून झांकने लगा। उसने भी जलती आंखों से उस भयानक नीग्रो को देखा, जो खूंखार ढंग से उसी ओर घूर रहा था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा था। अब प्रत्येक इंसान उन दोनों के मध्य से हट गया था। उपस्थित प्रत्येक इंसान को विदित था कि महज चंद भावनाओं में बहकर अंधेड़ ने मौत को ललकारा, जिसके फलस्वरूप कुछ ही क्षणों उपरांत हॉल में उसकी लाश तड़पती नजर आएगी। ये तुम क्या कर रहे हो चौधरी? वह आज का सबसे खतरनाक आदमी जिम्बोरा है। एकाएक अंधेड़ के कानों से अपने पास खड़े काउंटरमैन की बड़बड़ाहट टकराई, किंतु उस पर इसका लेश मात्र भी अंतर न पड़ा। वह उसी प्रकार नीग्रो को घूरता रहा। अचानक नीग्रो के मोटे लटके हुए भद्दे और काले होंठों पर एक ऐसी क्रूर और जहरीली मुस्कान नाच उठी, मानो उसने अंधेड़ को उसके इस अपराध के लिए क्षमा कर दिया। वह अत्यंत भयानक और घरघराती सी आवाज़ में लड़की से संबोधित होकर बोला, यह हिंदुस्तानी मच्छर तेरी क्या रक्षा करेगा छोकरी? अगर जिम्बोरा इसमें फूंक भी मार दे तो रसातल में समा जाए। अंधेड़ का उबलता खून मानो उफन गया। उफन कर मानो समस्त लहू उसकी आंखों में तैर गया। समस्त जिस्म की नसों में एकदम तनाव आ गया। जबड़े शक्ति के साथ एक दूसरे पर जम गए। अत्यंत खूंखार दृष्टि से नीग्रो को घूरता हुआ वह चीखा, कहाँ के बे कालिए, मैं तोरी टांग पर टांग धर के चीर दूंगो। उपरोक्त वाक्य ने मानो एकदम नीग्रो की मुस्कान छीन ली। उसके भयानक जबड़े किसी राक्षस की भांति फैले। भयानक तरीके से वह अंधेड़ की तरफ बढ़ा। इस बीच उसकी खतरनाक कटार भी उसके हाथों में दबी थी। अंधेड़ में न जाने कौन सी शक्ति का संचार हो गया था। उसने भी लड़की को धीरे से स्नेह के साथ स्वयं से अलग किया और मौत बनकर मौत से टकराने के लिए आगे बढ़ा। समस्त हॉल में भयानक भय व्याप्त हो गया था। वहाँ मौत जैसी शांति थी। एक मौत दूसरी मौत की मृत्यु हेतु आगे बढ़ रही थी। ट्रांसमीटर पर दूसरी ओर की घुर्राहट सुनकर विजय इस प्रकार शीश से उछला, मानो अचानक उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। क्षण मात्र के भी हजारों भाग में वह समय की गंभीरता को भाग गया। वह जान गया कि आग के बेटों का जीव निहायत ही चालाक है। उसका राज अब राज ना रहा था। विद्युत गति से उसके हाथ अपने रिवॉल्वर पर पहुंच गए। वास्तव में इस मामले में विजय ने अपनी संपूर्ण फुर्ती का प्रयोग किया था, किंतु इसका क्या किया जाए कि वह अपने इरादे में असफल रहा। इसके कई कारण थे। पहला ये कि ऑस्टिन अत्यंत छोटी थी और उसमें 6-7 इंसान बड़ी कठिनाई से समाये हुए थे। इतने छोटे से स्थान पर इस स्थिति में विजय के लिए उन 500 से टकराना असंभव ही था। परिणाम स्वरूप जैसे ही उसका हाथ रिवॉल्वर तक पहुंचा कि वह सिहर उठा। एक साथ 3 रिवॉल्वर की नालों ने उसके जिस्म के विभिन्न अंगों को स्पर्श किया। 2 रिवॉल्वर पीछे बैठी छायाओं ने उसकी गुद्दी से चिपका दिए और तीसरा रिवॉल्वर दाएं बैठे एक अन्य नकाबपोश ने उसकी पसलियों से सटा दिया। उसका हाथ जहाँ का तहाँ ही ठिठक गया। तभी उसके कानों से अपने पीछे वाले के शब्द टकराए, अगर कोई भी चालाकी दिखाने की चेष्टा की तो खुदागंज पहुँचा दिए जाओगे। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल मत करना, विजय चहक कर बोला। अगर हम खुदागंज पहुंच गए तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? बेचारे अनाथ हो जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह वाह। विजय ऐसे बोला मानो स्टेज पर खड़ा कोई शायर का भतीजा। क्या झकझकी याद आई है? हाँ तो झकझकी का विषय अनाथ हो जाएंगे। भाई वाह, हाँ तो प्यार भगमत। अचानक पीछे वाला खतरनाक सर में घुर्राया। कारणवश विजय की कैंची की बात ही चलती जुबान में ब्रेक लग गई। उसकी बोलती पर ढक्कन लग गया, किंतु वह भी अपने नाम का बस एक ही विजय था। उसकी बोलती पर तो ढक्कन निसंदेह लग गया, किंतु अब वह शुतुरमुर्ग की बात अपनी गर्दन अकड़ाए अपने चेहरे पर मूकता के भाव उत्पन्न किए बड़ी विचित्र नजरों से एक एक को घूर रहा था। तभी पीछे वाला घूर रहा है, अगर बकवास की तो गोली मार दूंगा। भाई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। विजय के लहजे से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पैदाइशी शरीफ रहा।
उसके बाद कोई शरीफ पैदा ही ना हुआ। वैसे इस समय वह अपनी पुरानी चाल चल रहा था, अतः बेकार की बकवास से शत्रु को बोर करके उसे असावधान करने की चाल। उसके उपरोक्त वाक्य से क्योंकि शराफत टपकती थी इसलिए पांचों चुप रहे। विजय फिर बोला, हाँ तो भाई साहब क्या मैं कहूँ? बको क्या बकना चाहते हो? पीछे वाला को झुंझलाए से स्वर में बोला। हाँ तो भाई साहब बात यह है कि मैं आप लोगों को एक झक्का सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं झक्का सुनाने का टैक्स लेता हूँ इस समय, क्योंकि तुम मेरे बीवी बच्चों को अनाथ करने का परमिट रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें मुफ्त में एक झक्का सुनाता हूँ। विजय लगातार बके जा रहा था और वे पांचों शांत उसकी बात सुन रहे थे। विजय आगे बोला, हाँ तो मैं कह रहा था झक्का ये है, एक बार एक बिल्ली और कुत्ते में फ्री स्टाइल कुश्ती हो रही थी। बिल्ली मौसी ने कुत्ते मामा के झक्के छुड़ा रखे थे, या यूं कहिए कि उसे नाको चने चबा रखे थे, या यूं कहिए कि छठी का दूध याद दिला रखा था, या यूं कहिए चप। पीछे वाला सख्ती के साथ घुर्राया, बंद कर अपनी ये बकवास। एक बार फिर विजय की बोलती भटक कर लग गया। अगर अब आगे तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो मैं तेरी खोपड़ी में रोशनदान बना दूंगा। वह व्यक्ति घुर्राया। देखो भाई साहब, विजय फिर उसी शराबत के साथ बोला, बात यह है कि आप खोपड़ी में रोशनदान बनाए अथवा चूहेदान, लेकिन हम भी अपना झक्का पूरा किए बिना बाज नहीं आएंगे। हाँ तो हम कह रहे थे कि बिल्ली मौसी ने कुत्ते मामा की ऐसी तैसी कर रखी थी कि तभी चूहा ताऊ उनके बीच में आया और उनका फैसला करने लगा। अब जनाब फैसला तो हो गया, किंतु तभी बिल्ली मौसी और कुत्ते मामा चूहे ताऊ पर झपटे। इतना कहकर विजय एकदम चुप हो गया, मानो लकवा मार गया। उन पांचों में से किसी के पास बुद्धि का इतना स्टॉक न था कि उसके झक्के के अर्थ को समझ पाते, अतः एक दूसरे की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे, मानो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि ये झक्के का क्या अर्थ हुआ। किंतु वे बेचारे क्या अर्थ हो सकते थे, जबकि वास्तविकता ये थी कि विजय खुद इस बकवास का अर्थ नहीं जानता था। वह तो उन्हें असावधान करने के लिए जो उसके दिमाग में आया बकता चला गया, और वास्तव में वह किसी हद तक उन लोगों को अपनी अटपटी बातों में उलझाकर असावधान कर भी चुका था, किंतु इस छोटी सी ऑस्टिन में कुछ करने में असफल रहा। जब उन पांचों के काफ़ी मत्था पच्ची करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे वाला विजय से बोला, इस बकवास का मतलब सन 2028 ईस्वी में विविध भारती से पौने 5:41 पर तारीख 32 को बम्बार के दिन सितंबर महीने में प्रसारित किया जाएगा। विजय की बेपर की बात सुनकर उन पांचों की बुद्धि का मानो दिवाला निकल गया। उनकी समझ में नहीं आया कि ये आदमी है या जोकर। वे बेचारे क्या जानते थे कि विजय उन्हें बातों में उलझाए उन मार्गों को दिमाग में अच्छी तरह सुरक्षित करता जा रहा था जहाँ से ऑस्टिन गुजर रही थी। वह अभी और बकवास करने ही जा रहा था कि चौंक पड़ा। अचानक उसके सिर के पिछले भाग से रिवॉल्वर का दस्ता टकराया। ये सब क्योंकि अचानक हुआ था इसकी उसे तनिक भी आशा नहीं थी। चोट क्योंकि सख्त थी इसलिए उसकी आंखों के आगे लाल पीले तारे ना छूटे। उसने स्वयं को काफ़ी संभालने की कोशिश की, किंतु उसके मस्तिष्क पर स्याह पर्दा छाता चला गया और फिर उसे ज्ञान न रहा कि वह कहाँ है, उसे किन मार्गों से गुजारा जा रहा है।